हाँ तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्राइमरी एक्टिविटीज़ का नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीकल्चर वी आर हैविंग द विटिकल्चर। विटिकल्चर व्हाट इट मीन्स? विटिकल्चर मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स के कल्टिवेशन को विटिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, ये कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप कहाँ किस रीजन की बात हो रही है? हमने इससे अर्लियर पार्ट में पढ़ा था मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, है ना। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर टाइप में ही ये विटिकल्चर आता है। मेडिटेरियन रीजन्स में ये विटिकल्चर या ग्रेप कल्टिवेशन किया जाता है। जो गुड क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं उनकी वाइन्स बनती हैं। ठीक है, और जो बच जाते हैं या इंफीरियर क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं उनको सुखाकर रेजन्स और कोरिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है। अदर देन दिस द कल्टिवेशन ऑफ ऑलिव एंड फिग्स आर ऑल्सो बी सीन हियर। ठीक है, तो विटिकल्चर हम ग्रेप कल्टिवेशन से रिलेटेड या फिर खट्टे साइट्रस फ्रूट्स के लिए, मेडिटेरियन जो रीजन है दैट इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द साइट्रस फ्रूट। ठीक है, तो ये ग्रेप्स जैसी चीज़ भी साइट्रस फ्रूट का ही हिस्सा है। ठीक है, ग्रोइंग सीजन इन विंटर्स। ठीक है, हियर द क्रॉप्स आर ग्रोइंग। ग्रोइंग सीजन इनका कौन सा होता है? विंटर्स। ये लोग विंटर्स में ग्रो अप करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे गर्मी में ज़्यादा खेती होती है, यहाँ पर विंटर्स में होती है, क्योंकि बारिश जनरली यहाँ पर मेडिटेरियन रीजन में कब होती है? इन विंटर्स। ठीक है, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर the next topic we are having, and horticulture, as we all know, horticulture जो है रिसेंबल करता है आपके वेजिटेबल प्रोडक्शन से। ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्शंस एंड the other correlated things are produced in this area। गार्डनिंग जैसे फ्लावर्स, मार्केट डिमांड के लिए आप लोग फ्लावर्स वगैरह उगाएं। ठीक है, अभी कोविड के कारण तो फ्लावर्स की डिमांड नहीं हो रही, नहीं तो पहले फ्लावर्स की डिमांड बहुत हुआ करती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करते थे, लार्ज स्केल पर इनको उगाया जाता था। ठीक है, इनके लिए आपको ज़्यादा बड़े फार्मलैंड्स की ज़रूरत नहीं होती कि आप लोग बहुत एक्सटेंडेड लार्ज फार्म जो है कैरी करें। स्मॉल फार्म्स ज़रूरी हैं। ट्रांसपोर्टेशन बेटर होना चाहिए बिकॉज यू आर ग्रोइंग फॉर द मार्केट पर्पस। ठीक है, ये सेल्फ कंजम्पशन के पर्पस से नहीं है, तो आपको क्या चाहिए? आपको ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ अर्बन मार्केट, क्योंकि दीज थिंग्स जनरली ग्रोन फॉर द डिमांड ऑफ अर्बन पीपल, है ना। गांव वाले लोग इतना डिमांड नहीं करते हैं इन चीज़ों का एज कम्पेयर टू द दीज थिंग्स लाइक फ्लावर्स। गाँव वालों को क्या ज़रूरत पड़ी है फ्लावर्स की? ज़्यादा से ज़्यादा कभी पूजा पाठ में किसी को ज़रूरत होगी थोड़ी बहुत, तो इसलिए urban market are also be available near the farm so that they can transport the produce to the market. More labors and capitals, it also require labors definitely। काम थोड़ा मतलब farmland छोटा हो सकता है, काम छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, so it requires more labor and capital investment also। next is इस तरीके की खेती में बच्चों मॉडर्न टेक्निक्स, HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत प्रोवाइड कराना, टाइम टू टाइम उनको देखना, तो इनको बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि ये जो फ्रूट, ओनली फ्रूट और वेजिटेबल, जो वेजिटेबल पिकिंग एरियाज़ हैं, जहाँ फार्म्स हैं, वहाँ पर अगर वो मेनली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फॉर वेजिटेबल, तो इस तरीके की फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रक फार्मिंग व्हाट इट मीन्स कि हम रोज़ सब्जियाँ हमारे ट्रक्स में भरकर और दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होती हैं, इसलिए हम इसे ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग ये एक अलग तरीके की फार्मिंग है। कोऑपरेटिव फार्मिंग हम किसको कहेंगे? कोऑपरेटिव फार्मिंग कहेंगे व्हेन सम पीपल पुल अप देयर मनी। ठीक है, पुल अप देयर मनी एंड स्टार्टेड कलेक्टिवली फार्मिंग। ठीक है, वो एक तरीके से कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट और लॉस उनका सभी का मिलकर होता है, यानी कि प्रॉफिट होगा तो भी उनका शेयर जितना उन्होंने पैसा लगाया उसके अकॉर्डिंग होगा, लॉस होगा तो भी उतना ही शेयर होगा। ठीक है, सो दीज आर द कोऑपरेटिव टाइप ऑफ फार्मिंग कैन बी सीन। एंड द नेक्स्ट वन इज द कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसा ही कलेक्टिव फार्मिंग होता है, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कलेक्टिव फार्मिंग इज डन फॉर द सोशल कॉज, यानी कि यहाँ पे दे यूज टू कॉल द लैंड एज द सोशल प्रोडक्शन यूनिट। सोशल, सोसाइटी, समाज, उसका एक प्रोडक्शन यूनिट होता है लैंड। तो ये लैंड किसी एक का नहीं होता, सबका होता है, ऑल आर द ओनर्स, और हम सबको कंबाइंड करके अपने आप को उस काम में डाल देना है। तो इस टाइप ऑफ जो खेती हमको मिलती है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैन बी सीन इन द USA रीजन्स। ये वहाँ से पॉपुलर हुई थी। स्टालिन
स्टैलिन वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस द कलेक्टिवलाइजेशन थ्योरी, ठीक है। हम स्टैलिन्स का कलेक्टिवलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉपरेटिव्स ऑफ फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, जो पैनल ऑफ पीपल यहाँ पे फार्मिंग करेंगे वो तो कर रहे हैं अपने पैसे लगाकर, यानी कि कुछ लोग अपने आप कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कलेक्टिवली फार्मिंग जो की जा रही है, इट हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट फोर्स, और यहाँ पर जो लैंड है वो एक किसी का नहीं है, सोशल प्रोटेक्शन यूनिट है जिसके लिए उन सबको काम करना है, ठीक है। उसमें उस तरीके के एरियाज को दे यूज टू कॉल दिस कोलखोज, यानी कि बड़े फार्म लैंड्स को क्या कहा जाता है, कोलखोज। और जब ये कलेक्टिव क्यों कोलखोज कब बनेगा, जब छोटे छोटे फार्म लैंड्स को कलेक्ट करके बड़ा बनाएंगे, वो कलेक्ट करने के बाद में क्या बन जाएगा, कोलखोज। और वहाँ पर सब लोग मिलकर अपने सारे जो भी उनकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, कैलिबर है, वो सब उसमें लगाएंगे और प्रोडक्शन में अपना सपोर्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? सो द नेक्स्ट फॉर अस इज द माइनिंग, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी वी आर हैविंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो द माइनिंग, द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज माइनिंग। माइनिंग क्या है? माइनिंग सिंपली हम जानते हैं द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स इनसाइड द अर्थ, दैट इज नोन एज द माइनिंग। माइनिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, माइनिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट आता है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, यानी कि यूटिलाइजिंग और एग्जॉस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। सो माइनिंग इज ऑल्सो द प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज वी आर यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। हम उसको नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर, ब्रोंज, आयरन एज, हमारी हिस्ट्री में हम एजेस पढ़कर आए, ऑल दीज एजेस आर रिफ्लेक्टेड टू सम मेटल्स, ठीक है, सम मिनरल्स को वो डिफाइन करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में क्या था, ये जब ये डेवलप्ड हुए, आयरन की डिस्कवरी हुई, कॉपर की हुई, ब्रॉन्ज की हुई, तो हम ज़्यादातर या तो टूल्स मेकिंग में उनको काम में लेते थे, यूटेंसिल्स में लेने लगे थे, तो हमारे कुछ ऐसे हाउस होल्ड आइटम्स में ही हम जनरली लेते थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन माइनिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद माइनिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई, बड़ी बड़ी मशीन्स बनना, बड़ी बड़ी मशीनों से और छोटी मशीन्स बनना। दिस इज हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनिंग हैज़ बीन इंक्रीज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया में जब आया, ठीक है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स जनरली अफेक्टिंग द माइनिंग। अगर माइनिंग हम कर रहे हैं तो वो कौन से फैक्टर हैं जो वहाँ की माइनिंग को अफेक्ट करेंगे। देखिए, फिजिकल फैक्टर्स में क्या कहेंगे हम, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, वहाँ के जो फिजिकल जो पार्ट है वो सब कुछ आपके एक तरीके से फिजिकल फैक्टर में आएगा कि जो हमें मोटे रूप से कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। एंड सेकेंड इज दैट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, और इकोनॉमिक फैक्टर में हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है द गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पूरा इसमें आ जाता है। सो दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी नियर बाय टू दी माइनिंग सेक्टर, दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट। अगर वो दूर होंगी तो वो अफेक्ट करेंगी माइनिंग को, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ माइनिंग। हम जो मिनरल्स हैं उनको निकालते हैं, वो उनके प्रोसेसेस दो कहलाते हैं। फर्स्ट इज द सरफेस माइनिंग एंड सेकेंड इज द अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग किस तरीके से होती है, ओपन कास्ट माइनिंग के रूप में। सरफेस माइनिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। ये ओल्डेस्ट मेथड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का। और बच्चों, ये जनरली ये जो सरफेस माइनिंग होती है ये वो उन जगहों पर होती है जहाँ पे मिनरल्स धरती के बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होते। आप वहीं पर तो ज़्यादा इजीली निकालोगे, अगर ज़मीन के बहुत अंदर है तो क्या करोगे, डेफिनेटली आपको ड्रिल करना पड़ेगा अंदर। तो वेयर यू आर नॉट ड्रिलिंग सो मच एंड यू आर गेटिंग द मिनरल्स टू द अपर पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि इसे ओपन सरफेस में आपको मिल रहा है, इसीलिए हमने क्या कहा है, सरफेस माइनिंग। ये सरफेस माइनिंग होती है, ये पुराने ट्रेडिशन मतलब पुराने टाइम से करते आ रहे हैं और ईजीएस्ट वन है। लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग हम कब करते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग जो आपकी सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइनिंग है, ये हम तब करते हैं जब कोई मिनरल बहुत डिपॉजिट जो है बहुत अंदर डीपर पार्ट्स में होते हैं। इन दैट सिचुएशन हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ये अंडरग्राउंड माइनिंग करनी पड़ती है। और बच्चों, अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उन लोगों को जो लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि डीपर जैसे जैसे आप माइंड को खोदते जाओगे, ठीक है, मीन्स
आपको जो मिनरल्स हैं वो आपने यहाँ डग किया, तो अब यहाँ पे मिलना नहीं शुरू हो रहे, अगेन यू आर डगिंग इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो आप ऊपर जो क्रस्ट है, क्रस्ट से काफ़ी अंदर की तरफ आ गए, और आप सोचिए आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपकी वेंटिलेशन कुछ नहीं होगा, मतलब आपको सांस की बीमारियां लग सकती हैं, आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो लोग वहाँ रेगुलर काम करते हैं, ठीक है। दो ऑल्सो दे आर वर्किंग इन दिस टाइप ऑफ माइनिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते लोगों के पास, तो वो लोग ऐसे काम भी करते हैं, और वहाँ ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि वो सही नहीं होता। हालांकि ये ड्रिल ऐसे ही होता है कि वहाँ पे नीचे आपकी लिफ्ट जाती है, जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, ड्रिल कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, वो उन जो लिफ्ट है उसमें उसे रखते हैं, फिर वो अपलिफ्ट होता है, फिर अपलिफ्ट होकर वो बाहर पहुँचता है, फिर किसी वर्कर को वापस अंदर या बाहर जाना होता है, फिर वो उसकी तरफ मूव होता है। तो क्या होता है इसमें, कभी कभी बहुत ज़्यादा गहराई पर खोदने पर कभी कभी पानी भर जाता है, पानी भरने से लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि ये खतरनाक भी होती है। सो बेटा, दिस इज होल अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटीज़। हमने माइनिंग तक को पढ़ा, माइनिंग के कंसेप्ट को जाना, और यही है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। अपकमिंग चैप्टर में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। जैसे क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।